नमस्कार। हम अपने पिछले व्याख्यान राग तिलक कामोद पर जो आधारित था उसी की आगे की श्रृंखला लेकर आए हैं और आज इसके अंतर्गत हम इस राग के बारे में कुछ और जानकारी आपको देंगे। राग तिलक कामोद, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक वक्र चलन का राग है, चंचल प्रकृति का राग है। एक इसकी विशेष बात है कि ये राग जो है वो लोकगीतों से प्रेरित है। ऐसा माना जाता है कि इस राग की जो संरचना है वो लोकगीतों से प्रभावित होकर बनी है और इसीलिए इतना इसकी जो मधुरता है, इसकी जो कर्णप्रियता है, वो अपने आप में इसकी एक विशिष्टता है, जिसके कारण इसको गायक और वादक गाना बजाना बहुत पसंद करते हैं। चलिए पुनः हम इस राग के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जब हम किसी भी राग को आरंभ करते हैं तो सबसे पहले आरोह अवरोह और पकड़ से लेते हैं और फिर हमने जो आपको इससे पहले जानकारी दी उसी जानकारी को लेकर हम कुछ और आगे आपको विस्तृत रूप में उसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम राग के आरोह और अवरोह को लेते हैं। सा रे ग सा रे म प द म प सा सा प ध म ग सा रे ग सा नी। तो ये इसका आरोह अवरोह कह सकते हैं या इसी में इसकी वक्रता सामने आती है, इसी में राग का चलन भी सामने आता है। सा रे ग सा रे म प द म प सा सा प ध म ग सा रे ग सा नी। मंद्र निषाद पर इस प्रकार से न्यास किया जाता है या इसके आगे पनी सा रे ग सा, इसको भी इसके आगे लगाया जा सकता है, जो राग को और अधिक जो है स्पष्ट आपके सामने प्रस्तुत करता है। इस राग की जो हम पकड़ की बात करते हैं, यानी ऐसा फ्रेज जो राग की पहचान हो, हम कहें कि राग की आइडेंटिटी हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा चेहरा देखकर कोई हमें पहचानता है, उसी प्रकार राग का भी अपना एक चेहरा होता है और वो चेहरा विशिष्ट स्वर समुदायों से बनता है। तो इस राग का चेहरा क्या है, इस राग की पकड़ क्या है? पनी सा रे ग सा रे म प द म प सा या सा प, इसको भी इसके साथ जोड़ दें तो इसकी पकड़ आपके सामने प्रस्तुत होती है। हम यदि इसको ना भी जोड़े तो भी पंचम मध्य सप्तक के पंचम से तार सप्तक के षडज पर जाने का जो एक विशिष्ट जो तरीका है वो इस राग की खासियत है। किस प्रकार से पंचम मध्य सप्तक के पंचम से षडज पर, तार सप्तक के षडज पर और तार सप्तक के षडज से पुनः पंचम मध्य सप्तक के पंचम पर मीण से आना, वो अपने आप में खासियत है जो इसको राग देश से कहें या कहें राग खमाज से कहें या हम कहें राग सोरठ से अलग बनाता है। पनी सा रे ग सा रे म प द म प सा प, राग अपने आप में स्पष्ट हो जाता है और किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रहती कि ये कोई और राग है। जैसे कि मैंने कहा, आपको बताया कि इसका संप्रकृतिक जो इसके राग हैं वो हैं राग देश और राग सोरठ। तो ये जो इसकी पकड़ है या इसकी जो पहचान है, ये फ्रेज अपने आप में इतना विशिष्ट है कि इसको राग देश से और राग सोरठ से अलग करता है। हम इसके बारे में भी और विस्तार से आगे आपको बताएंगे। तो ये तो था राग तिलक कामोद का आरोह अवरोह और पकड़। अब हम ये देखें कि ग्रंथकारों ने इसके बारे में क्या कहा है, क्योंकि वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सूत्र के रूप में जब ग्रंथकारों ने इस राग को बताया तो वो एक आसान तरीका था जिससे राग के बारे में हम विस्तृत रूप से जान सकते थे
बहुत शॉर्ट में, पूरा लंबा हम उसकी जानकारी जो बिल्कुल कंसाइज्ड वे में, कहते हैं बिल्कुल समराइज्ड वे में हम उसको प्रस्तुत करते हैं, लेते हैं। अब देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है। राग चंद्रिका सार में कहा है, पसा संवादी वादी है, चढ़त न धैवत गात, वक्र रिखब सोरठ ही में, तिलक कामोद सुहात। तो बहुत सरल शब्दों में आपको अर्थ भी समझ में आ गया होगा। पसा संवादी वादी है, प संवादी है और वादी क्या है, वो सा है यानी षड्ज। चढ़त न धैवत गात, यानी चढ़ते वक्त यानी आरोह में धैवत को प्रयोग नहीं करते, नहीं गाते। वक्र रिखब सोरठ ही से, तिलक कामोद सुहात। ऋषभ जो है वो उसका प्रयोग किस प्रकार से, वक्र है, तो राग ही ये वक्र है। तो ऐसा राग जो है सोरठ ही से, जो ऋषभ जो है, जैसे हमने आपसे कहा कि ये देश और सोरठ के बहुत करीब है, तो ऋषभ एक ऐसा स्वर है जिसको अधिक प्रयोग करने से, या जिसको हम सीधे रूप में अधिक उसको न्यास दे दें, ज़्यादा हम कहें कि सिंपल वर्ड्स में इम्पोर्टेंस दे दें, तो राग बदल जाएगा। वो राग आपका तिलक कामोद के बजाय देश या सोरठ जो है वो अधिक झलकने लगेगा। तो बहुत खूबसूरत और बहुत सरल शब्दों में राग चंद्रिका सार में इस राग के बारे में बताया गया है। अब अगला हम ग्रंथ लेते हैं। देखिए बहुत ही रोचक कहें या बहुत ही स्पष्ट और पूरी उसके बारे में, उसके चलन के बारे में इस जो है इन 4 पंक्तियों में अभिनव राग मंजरियाम में बताया गया। क्या है इसमें बताया गया, पनी सरी गसौ रिश्च पमो गसो रिगो सनी। इसका अर्थ क्या हुआ, पनी सरी गसौ यानी पनी सारे गसा, जो मैं आपको गा के बता रही हूँ, पनी सारे गसा, यहाँ कहा गया पनी सरी गसो, पनी सरी गसो, रिश्च पमो गसो रिगो सनी। आगे क्या है, रे पमा गसा रे गसा। तो चलन ही पूरा बता दिया, पकड़ ही पूरी बता दी। रिश्च पमो, रे पमा गसा रे गसा। तो ये देखिए कितने सुंदर तरीके से सूत्र में उस राग का चलन या राग की पकड़ या राग का वो फ्रेज जिससे राग एकदम आइडेंटिफाई होता है वो बताया गया है। कामोदस तिलकाद्यो असो रिवादी कीर्ति तो निशी। अब यहाँ कहते हैं कि जो तिलक कामोद जो है उसमें री जो है यानी ऋषभ जो है वो वादी कहा गया है और इसको रात्रि में इसको गाया जाता है, ऐसा अभिनव राग मंजरी ने कहा है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि कुछ जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि इसका ऋषभ जो है वो वादी है, कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका षड्जवादी है। पंडित भातखंडे जी ने जो है क्रमिक पुस्तक मालिका में ऋषभ को वादी कहा, यानी ऋषभ मेन स्वर है, ऋषभ राजा की उसकी उपमा है, बहुत अधिक उसका प्रयोग होता है। वादी का तो अर्थ यही है कि उसमें न्यास होना आवश्यक है, कि उसमें न्यास होगा, उसका सबसे अधिक प्रयोग होगा, वो राग में चमकेगा। जो हम एक साधारण जो हम वादी की परिभाषा जानते हैं उसके दृष्टि से यदि हम देखें कि ऋषभ यदि यहाँ पर वादी माना जाता है तो संवादी पंचम, ये भातखंड जी के अनुसार, और अभिनव राग मंजरियाम में भी यही चीज कही गई है। ऐसा जो है पंडित देवधर जी ने भी इसको ऋषभ को ही वादी स्वर माना है, लेकिन अन्य जो संगीतकार हैं और अधिकतर जो हम कहें वो सब षड्ज को ही जो है वादी मानते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा प्रश्न उठता है कि वो वादी किसको माने, ऋषभ को माने या षड्ज को माने। तो देखिए एक जो सबसे प्रमुख जो एक अंतर है वो है कि ऋषभ पर हम बहुत अधिक न्यास करेंगे तो वहाँ राग देश का जो है वो स्पष्टता, उसकी राग देश की झलक हम कहें कि आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि राग में सिर्फ आरोह अवरोह से राग नहीं बनता, राग में जो स्वर है किसी में हम ज़्यादा न्यास कर दें, किसी को ज़्यादा एम्फेसिस किसी में दें या किसी स्वर संगति के साथ इस प्रकार से प्रयोग करें जो शायद आमतौर पर उस राग में नहीं होता,
तो वहाँ से राग की शक्ल बदल सकती है, राग किसी और राग की तरह नजर आ सकता है। तो ऐसा विद्वानों ने कहा है कि ऋषभ पर बहुत अधिक न्यास करने पर जो है वो राग देश की झलक जो है वो देने लगता है। तो इसीलिए षड्ज जो है उस पर न्यास करना अधिक मान्य है। पंडित भातखंडे जी ने जहाँ क्रमिक पुस्तक मालिका में ऋषभ को जो है वो वादी कहा, उन्होंने अपने एक अन्य ग्रंथ में जो है षड्ज को वादी माना गया है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो पॉइंट्स होते हैं जब हम परीक्षा के तौर पर ले, या हमें सबसे पहली चीज़ समझनी चाहिए कि यदि हम उसको गाकर देखें, प्रैक्टिकली गाकर देखें, तो वो कहाँ पर फिट होता है, कहाँ पर वो चीज़ सामने आती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऋषभ पर हम ज़्यादा न्यास करेंगे तो राग देश की झलक आएगी। इसीलिए षड्ज जो है वो ही अधिकतर मान्य है, अधिकतर विद्वान षड्ज को ही वादी मानते हैं। तो और क्योंकि पंडित भातखंडे जी ने अपने अन्य ग्रंथ में जो है इस बात को भी कहा है कि षड्ज जो है, कुछ कुछ विद्वान षड्ज को जो है वो वादी मानते हैं। तो जो अधिक मत जो जिसमें है, विद्वान जिसमें अधिक मतैक्य हैं और जो क्रियात्मक रूप में भी सही दिखता है, हमें उसको मानना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि षड्ज जो है वो इसका वादी जो है वो मान्य होना चाहिए। तो ये तो एक बात थी षड्ज के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिस पे मैंने अपना कल का जो व्याख्यान था वो संपन्न किया था कि इस राग में निषाद का जो प्रयोग होता है, दोनों निषादों का प्रयोग का भी जो है चलन मिलता है। तो यहाँ पर मैं जब राग में प्रयोग स्वरों के बारे में बताऊंगी, कैसे प्रयोग होता है उस पर तो मैं बताऊंगी, लेकिन निषाद का जो प्रयोग होता है वो कहीं कहीं पर अल्प रूप में कोमल निषाद का अवरोह में प्रयोग होता है, एक विवादी स्वर के रूप में। जब हम कहते हैं कि विवादी स्वर के रूप में, तो इसका अर्थ ये है कि कहीं पर एक ब्यूटी स्पॉट की तरह उसका इस्तेमाल करना, ये नहीं कि हर वक्त उसको ऐसा इस्तेमाल करना। ऐसे करने पर राग बदल जाएगा। पंडित भातखंडे जी ने ही क्रमिक पुस्तक मालिका में उन्होंने कहा है कि कोमल निषाद का प्रयोग करके, इनफैक्ट इन्होंने श्रीमल लक्ष्य संगीतम नामक ग्रंथ में भी उन्होंने कहा है कि एक राग है, राग बिहारी करके, जिसमें दोनों निषादों का यानी शुद्ध निषाद और कोमल निषाद दोनों का प्रयोग होता है। तो यदि हम तिलक कामोद में इस प्रकार बार बार कोमल निषाद दिखाते हैं, बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, तो वो जो है राग बदल सकता है, वो राग बिहारी के जैसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाए, प्रश्न ये उठता है। यहाँ पर क्योंकि कहा है कि विवादी के रूप में जो है निषाद का प्रयोग होना है, तो कभी कभी एक अल्प रूप में उसका प्रयोग हो सकता है। यहाँ उन्होंने ये कहा भी है, निषेधो मृदु नेर त्रादिष्टः केश्चिदत्र स्ततः विहारी भिद भवेद स्पष्टा बुधः कुर्यात स्वनिर्णयम्। उन्होंने कहा कि केश्चिद कहीं कहीं पर अल्प रूप में, थोड़ा हम जो कहें कि कभी कभी निषाद, कोमल निषाद का अवरोह में प्रयोग हो सकता है। तो ऐसे करने पर, अल्प प्रयोग करने पर, किश्चित का मतलब है थोड़ा, कहीं पर अल्प प्रयोग करने पर ये राग बिहारी से बिल्कुल अलग स्पष्ट हो सकता है। तो जब हम रागों का राग में जो स्वरों की बात करूंगी, कैसे स्वर, हर स्वर का क्या स्थान है, हर स्वर का किस प्रकार से उसका प्रयोग होता है, वहां पर मैं इन दोनों निषादों की जो बात है उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो ये तो था राग तिलक कामोद के बारे में, जो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कहीं पर विद्यार्थी जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस चीज़ को सही माने या किस चीज़ को हम अधिक उसको बल दें या किस चीज़ को हम अवॉइड करें। तो क्योंकि हमें एक ही चीज़ को लेकर नहीं चलना चाहिए। परंपरागत बात आती है, मौखिक विद्या है, ओरल ट्रेडिशन है हमारा शास्त्रीय संगीत। तो ओरल ट्रेडिशन में जो गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है, या हम कहें कि आजकल के समय से इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी जो है उसके हिसाब से चला, तो वहाँ पर भी बात तो वही है जो शास्त्र कहते हैं, जो शास्त्र जो चीज़ परंपरागत घरानेदार कहें या संगीत, पुराने संगीतकारों ने, विद्वानों ने जो चीज़ें कही हैं वो ऐसे ही नहीं कही हैं, उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य है। तो जब हम चाहे वादी संवादी की बात करें, चाहे हम
किसी विवादी स्वर की बात करें तो इसमें हमें सभी तथ्यों को लेना चाहिए, सभी विद्वानों की बात को मानना चाहिए और उसके बाद ही निर्णय पर आना चाहिए। तो ये जो बात कोमल निषाद की थी कि उसका अल्प प्रयोग जो है वो राग को, तिलक कामोद को स्पष्ट करता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा विवादी स्वर जो है उसके रूप में इसको लिया जाता है। और एक पॉइंट यहाँ पर कहूँगी, किसी भी स्वर के जब दो स्वरूप प्रयोग होते हैं किसी भी राग में, तो चढ़ा हुआ प्रयोग यानी चढ़ा हुआ जो स्वरूप है वो हमेशा आरोहात्मक होगा और उतरा हुआ जो स्वर है वो हमेशा अवरोह में प्रयोग होगा। तो ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको कि विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, और ऐसे इन छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए यदि अपना गायन और वादन करेंगे तो कभी भी गलत नहीं गाएंगे या गलत नहीं बजाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा किसी भी एक स्वर में हम थोड़ी देर एम्फेसिस ज़्यादा दे दें तो राग बदल सकता है, उसको राग के नियमों के अनुसार ही हमें गाना बजाना चाहिए। तो अब हम इस राग के स्वरों की स्थिति के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं एक रूपक ताल में निबद्ध एक रचना जो है, बंदिश जो है उसको प्रस्तुत करूंगी। और देखिए वो बंदिश जो है वो जो भी मैंने राग का अभी तक आपको पूरा डिटेल बताया ये सब इस बंदिश में निहित है। दूसरी बात, जब बंदिशों को हम गाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ये लोकगीत से प्रभावित है, ये लोकगीत के ही स्वरों उसका कहीं ना कहीं इसके साथ संबंध है, तो जब इसको गाते हैं तो ये इसकी जो मधुरता, इसकी जो कर्णप्रियता है वो लोकगीतों का ही एक आकर्षण जो है वो अपने आप में लिए हुए है। तो अब इसमें देखते हैं हम स्वरों की स्थिति क्या है। जैसे कि हम षड्ज की बात करते हैं, सा जो है उसको, उसका नाम है षड्ज। तो सा इसका संवादी स्वर, वादी स्वर है एक मत के अनुसार। षड्ज जो है, क्योंकि राग का आरंभ भी षड्ज से होगा, सा पूरा सा भरना जो कहते हैं इसका मतलब सा लगाना, सा पनी सा रे ग सा पनी सा रे म प द म ग सा रे ग सा नी सा पनी प सा। इस प्रकार से देखिए षड्ज जो है वहां पर बार बार न्यास होता है। न्यास का मतलब ठहरना। जब आलाप हम लेते हैं, छोटे छोटे स्वर गुच्छ हम लेते हैं, विशिष्ट स्वर संगतियां, देखिए सब वापस आकर षड्ज पर रुकती हैं। पनी सा रे ग सा रे म प द म प सा प, चाहे वो तार सप्तक का षड्ज हो, म प सा, इस प्रकार से उस पर ठहराव होता है। सा प, तार सप्तक के षड्ज से मध्य सप्तक के पंचम पर जब आते हैं तो मींड से आते हैं। इसको हम मंद्रमा भी कर सकते हैं, सा प प सा प नि सा प नि प सा प नि सा रे ग सा रे म प द म ग सा रे ग सा नी। और जो विशिष्टता है, विशिष्ट स्वर समुदाय है इसका राग तिलक कामोद का, ग सा गंधार के साथ षड्ज का जो एक स्वर संगति बनती है, ये अपने आप में खास है और तिलक कामोद की विशिष्ट विशेषता है। विशिष्ट विशेषता मैं कह रही हूँ कि खास में भी खास है, जिससे कि वो राग पहचाना जाता है, वो राग बिल्कुल अलग हो जाता है दूसरे रागों से। अब बात करते हैं हम ऋषभ की। हमने षड्ज की बात की। षड्ज वादी स्वर अधिकतर मतों के अनुसार, पंडित भातखंडे जी के अनुसार ऋषभ वादी स्वर कहा गया है और पंडित देवधर जी के अनुसार भी ऋषभ जो है वो वादी स्वर कहा गया है। ऋषभ का प्रयोग कैसे है देखिए, सा रे म प ध म ग, तो आरोहात्मक सा रे म प ध म ग सा रे ग सा नी रे म प, जैसे कि
सोरठ में जाते हैं, जैसे कि देश में जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसमें सा रे म प ध म ग सा रे ग सा नी। तो ऋषभ बहुत अधिक उस पर ठहराव नहीं है आरोह में, या सा रे प म ग, तो यहाँ ऐसा प्रयोग नहीं है सा रे रे पा म ग, ऐसा नहीं, यानी ऋषभ पर हम बहुत अधिक न्यास नहीं कर रहे हैं। सा रे प म ग सा रे ग सा नी, उसका प्रयोग है आरोह में भी अवरोह में भी, लेकिन उस पर न्यास नहीं है। तो ऋषभ पर यदि हम अधिक न्यास करेंगे तो राग बदलकर दूसरा राग हो जाएगा, ये मैंने पहले भी बताया। और ऋषभ का प्रयोग रे म प ध म ग सा रे ग सा नी प रे सा रे ग सा, उसमें रुकना नहीं है, उसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन वहां पर एक अनुवादी स्वर के रूप में हम कहें, हम उसको न वादी कह सकते हैं न संवादी कह सकते हैं, अनुवादी यानी वादी और संवादी के बाद जो अन्य स्वरों का प्रयोग होता है उसे अनुवादी कहते हैं। इस प्रकार से ऋषभ का प्रयोग है। और अवरोह देखिए सा प ध म ग सा रे ग सा नी ग सा नी, यहाँ पर इसको अवॉइड किया गया। सा रे ग सा नी, ऋषभ कैसे सा रे ग सा नी, हम उसको ये कहते हैं कि यहाँ इसका प्रयोग नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग आरोहात्मक रूप से है। सा रे ग सा नी ग सा नी, गंधार से जब षड्ज पर आते हैं तो ऋषभ को अवॉइड करते हैं, लेकिन अवरोह में जो विशिष्टता सा रे ग सा नी, यानी अवरोह में प्रयोग कैसा है, आरोहात्मक रूप, यानी रे के बाद सा रे ग, ये चढ़ रहा है, सा रे ग सा नी, इस प्रकार से इसका प्रयोग हो रहा है। अगला स्वर लेते हैं गांधार। गांधार बहुत इंपॉर्टेंट स्वर। गांधार जो है आरोह में देखिए कैसे सा रे म प नी सा, गांधार को अवॉइड किया जा रहा है, तब भी आप कैसे कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, न्यास का स्वर है। सा रे म प नी सा रे प म ग सा रे ग सा नी। अब दोनों टाइम पे देखिए आपने कि ऋषभ को के साथ हम या तो मध्यम को ले रहे हैं, ऋषभ के साथ या तो हम पंचम को ले रहे हैं, तो हमने गंधार को तो लिया नहीं, लेकिन सा रे ग सा नी। तो इस प्रकार से आरोहात्मक जो है गांधार का प्रयोग किसमें हो रहा है, अवरोह में। और ग सा नी, ये जो गांधार से षड्ज पर आते हैं, ये इस राग की विशिष्टता, ये स्वर संगति जो है इसमें गांधार का बहुत अहम रोल है। हम कहें गांधार का जो न्यास होता है बहुत खूबसूरत तरीके से, तो इसीलिए सा रे म प नी सा, तो सा रे षड्ज ऋषभ मध्यम पंचम निषाद और फिर तार सप्तक का सा। तो आप यहाँ देखिए कि आरोह में गांधार और धैवत को छोड़ दिया गया है। तो कुछ लोग कुछ मत कहते हैं कि इसकी जो जाति है वो औड़व है, आरोह में औड़व जाति, औड़व संपूर्ण है या औड़व वक्र संपूर्ण है। तो कहते हैं सा रे म प नी सा रे ग सा नी। अब हमें देखिए सा रे म प नी सा, तो देश में भी आता है, तो देश का अंग कहेंगे हम इसको, देश की छवि इसमें है। तो इसको दूर करने के लिए, इस भ्रम को दूर करने के लिए राग जो हमारा तिलक कामोद है उसको स्पष्ट करने के लिए सा रे ग सा नी, तो गांधार पर आरोह में लेंगे सा रे ग सा नी, सा रे ग सा रे म प ध म ग सा रे ग सा। इस प्रकार से हम आरोह में इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सीधे सा रे ग म प इस प्रकार से सपाट नहीं जाएंगे। तो गांधार जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यास का स्वर है। अवरोह में ग सा नी प नी सा रे ग सा रे म प ध म ग, अवरोह में प्रयोग हो रहा है प ध म ग सा रे ग सा नी प नी सा रे ग सा। तो जो मैंने आपसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्वर है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे है, जब प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा, प्रैक्टिकली आप उसको सुनेंगे और गाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि राग बहुत अच्छे तरीके से आपको आएगा। अगला स्वर हम लेते हैं मध्यम का। मध्यम जो स्वर है वो
कैसे इस्तेमाल हो रहा है। रे मा प आरोह में, सा रे मा प ध मा ग रे मा प। तो इस प्रकार से ऋषभ और ऋषभ से पंचम पर जाने के लिए मध्यम का प्रयोग। और अवरोह में कैसे, ध मा ग धैवत के साथ मध्यम की संगति, रे मा प ध मा ग, तो धैवत और मध्यम की संगति, सा रे मा प ध मा ग रे मा प सा प ध मा ग। तो आरोह में भी प्रयोग हो रहा है और अवरोह में भी प्रयोग हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि उसकी जो संगति है धैवत के साथ मध्यम की जो संगति बहुत सुंदर लगती है और तिलक कामोद की एक विशिष्टता जिसे मैं कहूँ। इसके बाद स्वर आता है पंचम। पंचम जो है वो संवादी स्वर यानी सेकेंड इम्पॉर्टेंट नोट। पंचम का जो संवादी है उस बात पर सभी विद्वान जो हैं वो मत एक के हैं, यानी हम चाहे पंडित भातखंडे जी की बात करें या अन्य विद्वानों की बात करें, सभी पंचम को जो है संवादी मानते हैं। तो इसी को हम आगे जो है हम पंचम, धैवत, निषाद इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे।